बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में चंद बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं जिनकी तफसीलात इस व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट के दो बेंचेस में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के नॉमिनेशन पेपर से मुतल्लिक अहम मुकदमात की समाअत हुई है। परवेज़ इलाही को पंजाब असम्बली का इलेक्शन लड़ने की तो इजाज़त मिली, लेकिन कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ने की सुप्रीम कोर्ट से परवेज़ इलाही को क्यों इजाज़त ना मिल सकी। और फिर आज सनम जावेद के नॉमिनेशन पेपर का भी मामला था। शौकत बसरा, ये भी पीटीआई के रहनुमा हैं, इनके भी नॉमिनेशन पेपर की एक्सेप्टेंस रिजेक्शन का मामला था। तो इन मामलात के हवाले से जो तफसीलात हैं, जो अदालती प्रोसीडिंग हैं, एक तो उनका अहवाल आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, दूसरी साइड पर आइंदा हफ्ते के लिए चंद बड़े अहम मुकदमात को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है, जिसमें ख़ास तौर पे साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और साबिक़ डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के ख़िलाफ़ जो आर्टिकल 6 की कार्रवाई का मामला है, उस केस को भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। तो सबसे पहले जो अदालती प्रोसीडिंग्स हैं जिसमें इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिली है पीटीआई के रहनुमाओं को, सबसे पहले तो इसकी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसके बाद जो अहम मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर हुए हैं और उन मुकदमात की समाअत के लिए कितने रुकनी और किन जज साहबान पर मुश्तमिल बेंच तश्कील दिए गए हैं, फिर इनकी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। एक तो नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की जो रहनुमा हैं परवेज़ इलाही साहब, उनका आज मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत आया। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच, जिसमें जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब भी शामिल थे, इस बेंच ने परवेज़ इलाही को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी है। लेकिन ये इजाज़त नाज़रीन सिर्फ सूबाई असम्बली का जो हल्का PP 32 है, 32 है, वहाँ से ये इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिली है। इसके अलावा जो परवेज़ इलाही साहब हैं वो कौमी असम्बली के गुजरात और ग़ालिबन तलागंग या अपने चकवाल के किसी हल्के से भी इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे। लेकिन जब अदालत ने उनसे पूछा कि इन कौमी असम्बली के हल्कों की जो अपीलें हैं परवेज़ इलाही की, उनका क्या करना है, एक अपील सूबाई असम्बली के हल्के के हवाले से थी और 3 अपीलें जो है वो पंजाब असम्बली के अपना कौमी असम्बली के इलेक्शन के हवाले से थी। तो जो परवेज़ इलाही के वकील थे जनाब फैसल सदीकी साहब, उन्होंने अदालत को ये बताया कि मेरी जो इंस्ट्रक्शंस हैं जो मुझे क्लाइंट ने दी हैं, उसमें कहा गया है कि आप सिर्फ मुझे पंजाब असम्बली का इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दें, हमने सिर्फ पंजाब असम्बली का इलेक्शन लड़ना है। इसके अलावा जहाँ तक कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ने की बात है तो वो इलेक्शन जो है वो परवेज़ इलाही साहब कॉन्टेस्ट नहीं करना चाहते। जिसके बाद अदालत ने जो पंजाब असम्बली वाली जो पटिशन थी वो तो अलाउ कर दी, नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट कर दिए, लेकिन जो दूसरी कौमी असम्बली की अपीलें थीं वो वापस लेने की बिना पे अदालत की जानिब से जो है उनको जो है वो डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है। इसी तरीके से नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर असलम, जो कि ग़ालिबन खुशाब से पीटीआई के रहनुमा थे, मफरूर थे, 9 मई के वाक़यात के बाद आज उनके नॉमिनेशन पेपर की रिजेक्शन के ख़िलाफ़ जो हाई कोर्ट का फ़ैसला था उस पर जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की है और अदालत ने इन्हें भी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि इलेक्शन लड़ना बुनियादी हक है, मफरूर शख्स इलेक्शन नहीं लड़ सकता। बता दें कि यह कानून में कहाँ लिखा है, इलेक्शन का फ़ैसला अवाम ने करना है, ये जस्टिस अतहर मिनल्ला की जानिब से कहा गया। इसके अलावा नाज़रीन, ताहिर सादिक हैं, ये भी ग़ालिबन ये अटक और चकवाल की पट्टी के हैं, इन्हें भी सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी है। ये NA 49 से इलेक्शन जो है वो लड़ना चाह रहे थे, लेकिन इनके नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हुए थे। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इन्होंने रजू किया था, तो आज जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच ने इन्हें इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी है। इसके अलावा PP 90 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मोहम्मद आरिफ अब्बासी, उनके नॉमिनेशन पेपर जो रिजेक्ट हुए थे, आज उनकी अपील पर समाअत हुई है, लेकिन इन्हें इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं दी गई और इलेक्शन ट्रिब्यूनल का जो इनके नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट करने का फ़ैसला था, इसको नाज़रीन बरकरार रखा गया है। अब आ जाते हैं कि शौकत बसरा साहब की अपील पर क्या बना। जस्टिस मुनीब अख्तर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच, जिसमें जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस इरफान सादिक खान शामिल हैं, उन्होंने इस केस की समाअत की है और अदालत को यह बताया गया कि इस केस में नुकता यह है कि शौकत बसरा ने जो अपने नॉमिनेशन पेपर फाइल किए थे उसमें इलेक्शन कमीशन का जो एक कोड ऑफ कंडक्ट है कि आप अपना एक अकाउंट खुलाएंगे, एक्सक्लूसिव अकाउंट खुलाएंगे और अपनी इलेक्शन कैंपेन के जो अखराजात हैं उस अकाउंट से करेंगे। लेकिन शौकत बसरा साहब ने एक्सक्लूसिव अकाउंट देने के बजाय वहाँ पे एक जॉइंट अकाउंट दे दिया जो कि उनकी अहलिया के साथ जॉइंट अकाउंट था, तो इस नुक्ते पे उनके नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हुए थे। इसी तरह का एतराज़ जो है वो सनम जावेद साहबा, जो कि PTI की सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, रहनुमा भी हैं, उनके नॉमिनेशन पेपर भी जो वो NA 119 से NA 120 से और PP ग़ालिबन 150 से इलेक्शन लड़ना चाह रही थी,
तो उनके नॉमिनेशन पेपर एक तो इसी एतराज़ पे मुस्तरद हुए थे कि उनका जो जॉइंट अकाउंट है वो वालिद के साथ है, एक्सक्लूसिव अकाउंट उन्होंने अपने इलेक्शन लड़ने के लिए ओपन नहीं करवाया। इसके अलावा उनके नॉमिनेशन पेपर पे एतराज़ ये है कि उनके नॉमिनेशन पेपर पे जो जेल सुपरिटेंडेंट हैं, क्योंकि वो जेल में हैं, उनके दस्तखत नहीं है। और तीसरा एतराज़ उनके नॉमिनेशन पेपर पर यह है कि जो दस्तखत उन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर पे किए हैं वो जाली हैं। तो जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस इरफान सादत खान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन के वकील को इन तमाम नुकात पे कि क्या जॉइंट अकाउंट होने पे नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हो सकते हैं, रूल्स क्या कहते हैं, कानून क्या कहता है, तो 2 बजे तक इस केस की समाअत को मुलतवी कर दिया गया है। लेकिन इन नाज़रीन दोनों केसेस में, चाहे सनम जवेद का केस है चाहे शौकत बसरा का केस है, एक चीज़ जो डिफ्रेंशिएट करती है वो ये है नाज़रीन कि जब शौकत बसरा के नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट इस बुनियाद पे होने का खदशा था कि इनका जॉइंट अकाउंट है, तो जो शौकत बसरा साहब हैं उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर को जाके कहा था कि आपको मैं अपना नया अकाउंट दे देता हूँ जो कि सिंगल अकाउंट है। लेकिन उसके बावजूद भी रिटर्निंग ऑफिसर ने अदालत को बताया गया कि उनके नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट किए गए। लेकिन सनम जवेद के केस में जब वकील साहब आर्गू कर रहे थे तो जस्टिस मुनीब अख्तर ने उनसे पूछा कि जो शौकत बसरा के केस में उनके वकील ने जाकर रिटर्निंग ऑफिसर को ऑफ़र की थी कि हम नया सिंगल अकाउंट दे सकते हैं, तो क्या आपने रिटर्निंग ऑफिसर को जाके कहा था कि सनम जवेद का अगर जॉइंट अकाउंट काबिल कबूल नहीं है तो हम सिंगल अकाउंट दे सकते हैं? तो वकील ने कहा कि नहीं, हमने रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस में जाके ऐसी कोई ऑफ़र, कोई पेशकश नहीं की थी। तो 2 बजे इन दोनों केसेस की समाअत होना है। तो देखते हैं कि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब का जो बेंच है, सनम जवेद को और शौकत बसरा साहब को दोनों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिलती है, या कि इससे हट के कोई और फैसला भी आया तो नेक्स्ट वीलॉग में उसकी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, आइंदा हफ्ते के लिए जो फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ फैसला जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब के 5 रुकनी बेंच ने दिया था, जिस पर पंजाब की तरफ से, वफाक की तरफ से, दाखिला की तरफ से, दिफा की तरफ से, KPK की तरफ से, बलूचिस्तान की तरफ से, बलूचिस्तान के शोधा की तंजीम की तरफ से अपीलें दायर की गई थी कि ये जो ट्रायल है 9 मई के मुलजमान का, ये फ़ौजी अदालतों में होना चाहिए। तो वो अपीलें जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 6 रुकनी बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर हुई थी। और पहली समाअत पे उस 6 रुकनी बेंच ने 5-1 के तनासब से जो 5 रुकनी बेंच का फैसला था, जिसमें फ़ौजी अदालतों को सिविलियन के ख़िलाफ़ ट्रायल से रोक दिया गया था, उसमें हुक्म इम्तना दे दिया गया था। अब यह मुकदमा नाज़रीन आइंदा हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर हुआ है। जैसे सरदार तारिक मसूद साहब भी लार्जर बेंच की सरबराही करेंगे और देखते हैं कि ग़ालिबन 29 जनवरी की तारीख बताई जा रही है। डेट अभी क्लियर नहीं, लेकिन 29 जनवरी की तारीख ज़राए बता रहे हैं कि इस डेट को फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ फ़ैसलों पर जो अपीलें हैं उस पर लार्जर बेंच समाअत करने जा रहा है। तो डेट अगर यही हुई, अगर कुछ चेंज हुई तो फिर नेक्स्ट व्लॉग में उसको क्लियर कर देंगे, एग्जैक्ट डेट आपको बता देंगे। इसके अलावा नाज़रीन, जो वैसे एक और जज साहब भी हैं लाहौर हाई कोर्ट के, जस्टिस इरफान साहब, फ़ारूक इरफान साहब, उनके ख़िलाफ़ भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक मुकदमा था और उस शिकायत की बिना पे जज साहब जो है वो रिज़ाइन कर गए थे, न जाने क्या मामला हुआ था। लेकिन उनकी एक अपील भी है जैसे फ़ारूक इरफान साहब की, वो भी आइंदा हफ्ते इसी बेंच के सामने इसको समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। इसके अलावा नाज़रीन, जो रिटायर्ड जजेस और मुस्तफ़ी जजेस के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को कार्रवाई आगे बढ़ाने का अख्तियार देने का जो मामला है, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ये बताया था कि जो आफिया शहर बानो का केस है, जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने और जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब ने डिक्लेयर किया था कि एक मरतबा जब जज रिटायर्ड हो गया तो उसके बाद काउंसिल में उसके खिलाफ अगर कोई कंप्लेंट है तो वो गैर मौसर हो जाती है, या अगर वो कंप्लेंट काउंसिल में नहीं आई, पड़ी पड़ी गैर मौसर हो गई है, तो रिटायर्ड जज के खिलाफ जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई नहीं कर सकती। और उस फैसले में कहा गया था कि काउंसिल के पास हाजिर सर्विस जज के खिलाफ कार्रवाई करने का अख्तियार है। तो ये जो फैसला था, इसे हुकूमत ने अपील में चैलेंज किया था, प्रैक्टिस प्रोसीजर कानून के तहत अपील दायर की थी, जिसमें हुकूमत का मौक़िफ़ ये था कि चूँकि जो रिटायर्ड जज है, जो मुस्तफ़ी जज है, उसके खिलाफ कंप्लेंट आई है, पड़ी पड़ी वो गैर मौसर हो गई है, या जज ने रिज़ाइन कर दिया है, या उसके सुबकदोश होने के बाद वो कंप्लेंट कहीं सामने आई है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कौंसल के पास ये अख्तियार होना चाहिए कि उन जज पे जो इल्ज़ामात लगा है उसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँ। और इसमें वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ यह है कि इसमें हुकूमत का हक़ दावा ये बनता है कि चूँकि उस जज के मुस्तफ़ी होने के बाद, इस्तीफ़ा देने के बाद या रिटायर्ड हो जाने के बाद उसके खिलाफ अगर कंप्लेंट पेंडिंग पड़ी है और वो घर चला जाता है, तो जो उसके पेंशन्स हैं, जो उन जजेस की मराहत हैं, वो वफाकी हुकूमत ने देनी है। तो एक बड़ा मालियाती बर्डन है वफाकी हुकूमत पे। तो इन इल्ज़ामात का फ़ैसला होना चाहिए, और इन इल्ज़ामात का फ़ैसला करने के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास अख्तियार भी हो। तो ये जो अपील थी, इसे भी आइंदा हफ्ते
समाअत के लिए नाज़रीन मुकर्रर किया गया है। इसमें जो बेंच बना है उसके नाम आपको बता देता हूँ नाज़रीन। जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब जो हैं इस बेंच को नाज़रीन हेड करेंगे। मैं सारे जस्टिस अमीनुद्दीन खान इस बेंच के सरबराह हैं। पंजाब से इनका ताल्लुक़ है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल बलोचिस्तान से, जस्टिस हसन नज़र रिजवी सिंध से, जस्टिस मुसर्रत हिलाली KPK से और जस्टिस इरफान सादत खान सिंध से। ये 5 जजेस का बेंच जो है वो वफाकी हुकूमत की अपील पर बनाया गया है। इसके अलावा नाज़रीन जो तरीके अदम एतमाद को जो कासिम सूरी साहब ने अपनी गैर आइनी गैर कानूनी रूलिंग के ज़रिए ये सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला मैं नहीं कह रहा, वो उसको मुस्तरद कर दिया था। और उस रूलिंग के बाद जब अदम एतमाद की तहरीक उड़ा दी गई PDM की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो इमरान खान साहब ने फौरी तौर पर, आपको याद होगा कि कौमी असम्बली तहलील करने की जो एडवाइस है वो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को भिजवाई थी। आरिफ अलवी साहब ने फौरी तौर पे उस एडवाइस पे एक्ट अपॉन करते हुए कौमी असम्बली को तहलील कर दिया था। लेकिन उस मामले पे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल साहब ने 12 जजेस के साथ मुशावरत करने के बाद उस मामले का अज खुद नोटिस लिया था। सुप्रीम कोर्ट बार की एप्लीकेशन आई थी और फिर 5 रुकनी बेंच बना था। उस बेंच में नाज़रीन जस्टिस उमरता बंदियाल साहब थे, जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब थे, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब थे, जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल थे और जस्टिस जमाल खान मंदुखेल थे। उस बेंच ने 3 अप्रैल से अपनी अदालती कार्रवाई का आगाज़ किया था और 7 अप्रैल को फैसला सादिर फरमाते हुए एक तो कौमी असम्बली को बहाल कर दिया था और उसके साथ साथ जो रूलिंग थी डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की उसको भी गैर आइनी गैर कानूनी करार दिया था। और जो इमरान खान साहब की एडवाइस थी कौमी असम्बली को तहलील करने की और इस एडवाइस पर जो सदर साहब ने अमल किया था, इस सारे इकदाम को सुप्रीम कोर्ट के उस 5 रुकनी बेंच ने मुतफिका तौर पर पाँचों जजेस ने, उमरता बंदियाल साहब ने, इजाज़ुल एहसन साहब ने, मुनीब अख्तर साहब ने, जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल साहब ने, जस्टिस अपने जमाल खान मंदुखेल साहब ने कलअदम करार दे दिया था। और उस फैसले में ये भी लिखा गया था, तफसीली फ़ैसले में गालिबन एक जज साहब का नोट था या तफसीली फ़ैसले में इस बात का जिक्र कहीं हुआ था, तो उसमें कहा गया था कि ये संगीन गद्दारी, बल्कि मज़हर आलम मियाँ खेल साहब का नोट था कि ये जो इकदाम है, जो गैर कानूनी गैर आइनी रूलिंग दी है डिप्टी स्पीकर की और उसके खिलाफ जितने भी सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट हुई, इमरान खान साहब ने जो एडवाइस भेजी, आरिफ अलवी साहब ने जो उस पर एक्ट अपॉन किया, ये आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी हुई है। तो इनके खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा भी होना चाहिए। आपको याद है कि पिछले दिनों जब कासिम सूरी साहब का इलेक्शन डिस्प्यूट सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे समाअत आया था, उसमें काजी फैसल साहब ने इस बात का जिक्र किया था कि क्यों ना कासिम सूरी जिन्होंने एक गैर कानूनी गैर आइनी रूलिंग देते हुए कौमी असम्बली को जो है वो जो अदम एतमाद की तहरीक थी उसको मुस्तरद किया, फिर कौमी असम्बली को तहलील कर दिया गया, तो एक आइनी बहरान पैदा हुआ। तो उस आइनी बहरान पर पैदा करने पर क्यों ना कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई की जाए। वो ना सिर्फ आर्टिकल 6 की कार्रवाई कासिम सूरी के खिलाफ का मामला नहीं है, इमरान खान का भी नाम है, उसमें स्पीकर असद कैसर साहब का भी नाम है, उसमें अलवी साहब का भी नाम है। और आपको बताते चलें कि मैंने उस कार्रवाई के बाद जो वीलॉग किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि ये बराह रास्त जो है ये आर्टिकल 6 की कार्रवाई शुरू नहीं हो सकती। संगीन गद्दारी का मुकदमा PTI के रहनुमाओं के खिलाफ इसलिए नहीं हो सकता कि वो जो 7 अप्रैल का फैसला था 2022 का, उसके खिलाफ नजरसानी की दरख्वास्तें दायर की जा चुकी हैं, लेकिन बंदियाल साहब ने वो नजरसानी की दरख्वास्तें अपने दौर में समाअत के लिए उनको मुकर्रर नहीं किया। लेकिन मैंने कहा था कि जब तक वो नजरसानी की दरख्वास्तें डिसाइड नहीं हो जाती, इसके ऊपर संगीन गद्दारी का मुकदमा नहीं चल सकता। तो आज नाज़रीन ये भी बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि ये जो अदम एतमाद की तहरीक का मामला था, कौमी असम्बली को तहलील करने का मामला था और आरिफ अलवी साहब के इक़दाम का मामला था, इस पर जो नजरसानी की दरख्वास्तें थीं इमरान खान की, कासिम सूरी की, डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की और असद कैसर साहब की, इन तमाम दरख्वास्तों को नजरसानी की दरख्वास्तों को समाअत के लिए नाज़रीन मुकर्रर किया गया है। 5 रुकनी बेंच बना है जिसको जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो हेड करेंगे और इस बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर साहब शामिल हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को शामिल किया गया है, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल को शामिल किया गया है और जस्टिस अतहर मिनल्ला को शामिल किया गया है। यानी इस बेंच में जो पहला फैसला देने वाला बेंच था उसके सिर्फ 2 जजेस शामिल हैं, एक जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं, एक जस्टिस जमाल खान मंदुखेल साहब हैं, क्योंकि बाकी जो 3 जजेस हैं, बंदियाल साहब रिटायर्ड हो चुके हैं, मज़हर आलम मियाँ खेल साहब रिटायर्ड हो चुके हैं और इजाज़ुल एहसन साहब रिज़ाइन कर चुके हैं। तो बाकी फिर 3 नए जजेस शामिल किए गए हैं, मंसूर अली शाह साहब हेड करेंगे और बाकी 3 नए जजेस में दूसरे जज अमीनुद्दीन खान साहब हैं और तीसरे जज जो है वो अतहर मिनल्ला साहब हैं। तो ये बेंच भी ग़ालिबन आइंदा हफ्ते, एक तारीख एग्जैक्टली हमें नहीं मालूम, लेकिन इस केस की भी, इस अहम नजरसानी दरखास्तों पर भी आइंदा हफ्ते सुप्रीम कोर्ट का बेंच समाअत करेगा। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।